जगाओ मत सोने दो, जगाओ मत सोने दो। दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है? बिल्कुल है। एक वाक्य में कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को जगाओ मत सोने दो, और दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को जगाओ मत सोने दो। और हमें कैसे पता चला ये अंतर? विराम के द्वारा, विराम चिन्ह के द्वारा। तो जब हम बोलते हैं हम कैसे विराम देते हैं, पॉज देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम लिखते हैं तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह, जो कि किसी भी भाषा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा लिखने जा रहे हो, विराम चिन्ह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात कर लेते हैं हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं और उनका प्रयोग कैसे और कहां पर किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि अधिकांश रूप से चिन्ह को जो है गलत लिखा जाता है, ऐसे सब लिखते हैं चिन्ह, तो ये जो है ये गलत है, चिन्ह नहीं होता। आप देखेंगे बहुतायत में लोग चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह नहीं कहा जाता है, न लिखा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है, जिसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं चिन्ह, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं जिसमें ह आधा और न पूरा होता है। कभी भी न आधा और ह पूरा नहीं होता, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। एक बात हमने सीख ली विषय प्रारंभ करने से पूर्व ही। ये उदाहरण मैंने आपको दिया था, देखिए, जगाओ अल्प विराम, जगाओ मत सोने दो, जगाओ मत सोने दो। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि कहां पर विराम देने से किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है और जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, उलट हो जाता है। तो विराम चिन्ह कहते किसे हैं? जब हम लेखन में आने वाले विराम, लेखन में आने वाले विराम, विराम माने क्या होता है? पॉज। विराम को दर्शाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, लेखन में आने वाले विराम को दर्शाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं, जिन चिन्हों के द्वारा हम ये समझते हैं कि कहां पर हमें रुकना है, विराम देना है, पॉज देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पूर्ण विराम। जहां पर हम वाक्य बोलकर अपनी बात को समाप्त कर लेते हैं, वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम विद्यालय चला गया है। पूर्ण विराम, हमारी बात जो है यहां पर समाप्त हो गई। राम विद्यालय चला गया है, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ आता है? जब हमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, बहुत लंबा नहीं रुकना होता, बहुत देर तक नहीं रुकना होता, थोड़ा थोड़ा रुकना होता है। जैसे सीता, गीता, मीता और राधा पढ़ रही हैं। अब ये जो हैं 4 लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, तो बार बार हम इतना ज्यादा तो नहीं रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा रुकेंगे। इसलिए सीता के बाद अल्प विराम, गीता के बाद अल्प विराम, सीता, गीता, मीता और राधा पढ़ रही हैं, बात समाप्त हुई, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह।
उपविराम। अब हम उपविराम कब लगाते हैं? जब हमें किसी विषय को स्पष्ट करना हो, तब हम उपविराम देकर रुकते हैं और आगे उसका स्पष्टीकरण लिख देते हैं, आगे उसका विस्तार लिख देते हैं। जैसे प्रेमचंद एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। देखिए ये प्रेमचंद, उसके बाद हमें रुकना है, थोड़ा सा रुकना है और आगे प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा उनकी विशेषता बतानी है। तो हम कैसे लिख रहे हैं? प्रेमचंद उपविराम एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। ठीक है। एक और उदाहरण दे देती हूं। बचेंद्री पाल का लिखा हुआ लेख है एवरेस्ट। अब वो एवरेस्ट के बारे में क्या लिखना चाह रही है? कोलन देती हैं और फिर लिखती हैं मेरी शिखर यात्रा। ऐसे आप समझ गए होंगे। अब उपविराम कैसे और कहां लगते हैं? अर्धविराम। अब अर्धविराम में क्या होता है? ना ही पूर्ण विराम की तरह बहुत लंबा पॉज देना होता है, बहुत लंबा रुकना होता है, और ना ही अल्प विराम की तरह एकदम कम रुकना होता है। अल्प विराम यानी कॉमा से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप से थोड़ा कम, दोनों के मध्य का जो विराम होता है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया, अर्धविराम, पर वह नहीं माना। पूर्ण विराम, क्योंकि अब बात खत्म हो गई ना। पूर्ण विराम। विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक होते हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, कष्ट, अधिकाधिक दुख, एक्साइटमेंट, ऐसे इनको प्रकट करने वाले जो भाव होते हैं उनके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, जैसे हे ईश्वर मेरी सुन लो, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे देखिए कैसे लगाते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय प्रकट करने वाले, विस्मय, हर्ष, दुख, खेद, शोक प्रकट करने वाले शब्दों के आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह, अभी ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें दो उद्धरण है और इसमें एक है, डबल, सिंगल। दो लगाते हैं हम जब किसी का वाक्य बोलते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। अब ये इनका वाक्य है, इसलिए उद्धरण चिन्ह जो है वो दो लगाए हुए हैं, दुगने, और जो डबल वाले। और जो एक वाला वो कैसे? जैसे जैसे वेद व्यास ने महाभारत लिखी। अब ये जो महाभारत है ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ना। लेकिन अब हम इसे, ये किसी की वाणी तो है नहीं, किसी के डायलॉग तो है नहीं, किसी के संवाद नहीं है, इसलिए हमने दो उद्धरण चिन्हों में इसे नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि हम इसे कोट करना चाहते हैं, इसके महत्व को दर्शाना चाहते हैं, इसलिए हमने, ताकि ये
पूरा जो वाक्य है ना उससे भिन्न दिखे, इसलिए हमने महाभारत को एक जो है उद्धरण चिन्ह में डाल दिया। कोष्ठक माने ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास, कोष्ठक ब्रैकेट्स। अब कोष्ठक देखिए आप ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कठिन शब्द हो और उसका, जैसे किसी का डायलॉग लिखना हो, संवाद, और उससे पहले वह मुस्कुरा रहा हो या हंस रहा हो, तो कैसे लिखते हैं? शीला हंसकर। अच्छा लगा तुम आए, वो जो हंसकर था, अगर हम उसे ब्रैकेट में नहीं लिखे तो शीला हंसकर अच्छा लगा तुम आए अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो उसके जो भाव थे उसे हमने कोष्ठक में डाल दिया। या फिर कोष्ठक में हम ऐसे डालते हैं जैसे हम लिख देते हैं, हाँ, वचन दो प्रकार के हैं, नहीं ऐसे नहीं। या हम कोष्ठक में कैसे लिखते हैं? जब हम किसी कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका सरलार्थ हम जो है, उसका आसान अर्थ हम कोष्ठक में डाल देते हैं। जैसे हम कई बार ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं राधा संकोचवश शर्माते हुए। संकोचवश मान लीजिए किसी को नहीं आता, तो संकोचवश शर्माते हुए बोली। संकोचवश का सरल अर्थ लिख दिया यहाँ पर, शर्माते हुए, तब कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। या फिर हम किसी के बहुत सारे भाग बताते हैं तो क ख ग घ ङ कैसे लिखते हैं, उनको कोष्ठक में डालते हैं, इस प्रकार। और जो ये दूसरे आप कोष्ठक चिन्ह देखेंगे, आप गणित की पुस्तकों में अधिक देखेंगे इनका प्रयोग, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों में आपको कम देखने को मिलेगा या न भी मिल सकता। योजक चिन्ह, इसके तो नाम से स्पष्ट है, योजक माने जोड़ना। तो जब दो शब्दों को जोड़ना हो, जैसे योजक माने जोड़ना होता है, तो कैसे? माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, भाई बहन, है ना? ऊंच नीच, ऐसे हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो शब्द या तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या फिर एक जैसे होते हैं। जैसे बार बार, तुम बार बार क्यों आ रहे हो, उसमें योजक चिन्ह लगता है एक जैसे में। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, घड़ी क्यों देख रहे हो, ऐसे, तब योजक चिन्ह लगता है। निर्देशक चिन्ह, अब निर्देशक क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। तो निर्देशक चिन्ह जो है वो योजक चिन्ह से उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, योजक चिन्ह से ऑलमोस्ट डबल होता है, उसका दुगना होता है निर्देशक चिन्ह। तो हम इसमें किसी को निर्देश दे रहे होते हैं, तो इसमें हम कैसे करते हैं? इसमें हम कहते हैं गांधी जी ने कहा, उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह देते हैं ऐसे, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, ठीक है? विवरण चिन्ह, विवरण माने होता है एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं या उसके रूप बताने लगते हैं, उसके भेद बताने लगते हैं, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे हम लिखते हैं? ऐसे, विशेषण के 4 भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। उसके बाद चारों भेद लिखने हैं तो पहले विवरण चिन्ह देते हैं, उसके बाद हम नीचे लिखते हैं उसके भेद। लेकिन यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं इसके सामने ही यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ। गुणवाचक विशेषण, ऐसे हम नीचे लिखते रहते हैं निर्देशक चिन्ह देकर। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ऐसे
तो इस प्रकार जो है हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव बना है लघु से, लघु माने छोटा, मतलब किसी शब्द का छोटा रूप जब हम लिखते हैं तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिखा डॉक्टर, तो हमने डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, छोटा सा लिखा, ऐसे डॉ लिखते हैं ना, उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो हो जाता है डॉक्टर। और जैसे पीटीओ इंग्लिश में लिखते हैं ना, प्लीज टर्न ओवर, हिंदी में लिखते हैं कृपया पृष्ठ उलटिए, उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं क्री प्री उ, क्री प्री उ, कृपया पृष्ठ उलटिए, ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पंडित के लिए कैसे लिखते हैं, प के ऊपर अनुस्वार, पूरा पंडित नहीं लिखते, आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ये यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, हंस पद इसे क्यों कहते हैं, देखिए हंस काक पद भी कहते हैं, पद माने पैर, और हंस, हंस का पैर ऐसे, स्वान होता है ना उसका, काक पद कौए का पैर ऐसे, क्योंकि पक्षियों के पैर ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसलिए इसको हंस पद। और त्रुटि पूरक इसलिए कहते हैं कि त्रुटि माने होता है गलती, पूरक माने पूर्ण करना, तो जहां हमने किसी शब्द को छोड़ने की गलती कर दी उसको पूर्ण करने के लिए त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, मान लीजिए लिखना हो मैं माताजी के साथ बाजार गई थी, और हमने लिख दिया ऐसे गलती से, एक शब्द हमसे छूट गया, मैं माताजी साथ बाजार गई थी। ठीक है, अब ये वाक्य हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमने जल्दबाजी में लिख दिया मैं माताजी साथ बाजार गई थी, हमें लगा नहीं एक शब्द तो है कोई छूट गया, तब हम क्या करते हैं यहाँ त्रुटि पूरक चिन्ह लगाते हैं ऐसे, और त्रुटि पूरक चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं के, मैं माताजी के साथ बाजार गई थी। तो आशा है आप लोग सीख गए होंगे विराम चिन्ह और इनका प्रयोग किस प्रकार और कहाँ कहाँ किया जाता है, यह भी आप सीख गए होंगे और अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। यदि सीखे हैं तो कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ बांटना न भूलें ताकि वे भी शुद्ध और सही हिंदी सीखें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।